नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बराबर की हिस्सेदारी देने और उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय महिला नीति का मसवदा जारी किया है। इस मसवदे में पहली बार अकेली महिला के अधिकारों और उसे मिलने वाले अवसरों की बात की गई है। महिलाओं को बराबरी देने की दिशा में उन बातों पर भी ध्यान दिया गया है जिसमें अभी तक कुछ कामों को सिर्फ महिलाओं का ही काम माना जाता रहा है। प्रस्तावित महिला नीति में जिन क्षेत्रों को प्रमुखता दी गई है उनमें स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पोषण खास तौर पर शामिल हैं। इसके तहत गांव, कस्बों और दूर दराज के इलाकों में प्रशिक्षित एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पहुंच को बढ़ावा देना भी शामिल है, जिससे गरीब तबकों की महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाकर उन्हें सशक्त बनाया जाए। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना प्राथमिकता में रखा गया है, जिससे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा बेहतर हो सके और लड़कियों का स्कूलों में दाखिला 100% हो सके। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ाना, पुरुष और महिलाओं की आमदनी में फ़र्क को कम करना तथा कृषि के क्षेत्र को पुरुष प्रधान न समझकर महिलाओं के लिए भी अवसर पैदा करना नई राष्ट्रीय महिला नीति का हिस्सा होगा। औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं को कुशल प्रशिक्षण देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे बड़े कदम उठाने जैसे फैसले भी इस नई नीति के मसवदे में रखे गए हैं। साथ ही महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए खासतौर से कई योजनाओं पर ध्यान दिया गया है। जिला और तहसील स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए अदालतों का निर्माण, लिंग अनुपात बराबर करने के लिए जागरूकता अभियान और इसमें लड़के लड़कियों की भागीदारी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। साथ ही मीडिया, प्रशासन और शासन में भी महिलाओं की हिस्सेदारी न सिर्फ बराबरी की हो बल्कि नीति निर्धारण में भी उन्हें अहम भूमिका मिले, इसे केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय महिला नीति के मसवदे में रखा है। उम्मीद है इससे भविष्य में न सिर्फ महिलाओं की तकदीर बदलेगी बल्कि वो देश को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में भी मदद कर सकेंगी। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। देश की जानी मानी महिलाएं जो इन अधिकारों के लिए आंदोलन करती आई हैं मेरे साथ हैं दिल्ली की पूर्व महिला बाल विकास मंत्री किरण वालिया, कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता अमरजीत कौर, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी और बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाखा सेलानी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं रंजना जी आपसे करना चाहूँगा कि ये जो नया मसवदा आया है राष्ट्रीय महिला नीति का, जिसे बाल विकास एवं महिला मंत्री मेनका गांधी ने कल दिल्ली में जारी किया था, किस रूप में देखती हैं और कितना ये महिला अधिकारों की सशक्तिकरण की बात कहता है? देखिए कुर्बान जी, ये पहली राष्ट्रीय महिला नीति नहीं है। ये महिला नीति उस समय भी बनी थी जब सरला गोपालन सेक्रेटरी थी और उसमें मार्गरेट अल्वा मिनिस्टर थी। उस समय भी राष्ट्रीय महिला नीति बनी थी और उस समिति के हम सब लोग सदस्य थे। चर्चा के बाद नीति बनी थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इस नीति में है वो महिलाओं को सत्ता में भागीदारी की बात कही गई है, शिक्षा और रोजगार पर जोर देने और महिला किसान को एक तरह से महिला किसान मानने की बात कही गई। तो ये चारों महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी वजह से इस महिला नीति को अगर लागू किया गया, ये मेरा बहुत बड़ा मन के अंदर संशय है कि इतने सालों तक जो महिला नीति हम लोगों ने बनाई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन निराशावादी ना होते हुए मैं ये सोचना चाहूँगी कि ये जो महिला नीति है इसका असर दूर तक जाए, इसके लिए एक खास तौर से जो टास्क फोर्स पहले बनी थी जिसको कहते थे एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन करके अथॉरिटी बनी थी जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मनमोहन सिंह उसकी एक भी मीटिंग नहीं कर पाए। तो इस तरह की एक अथॉरिटी बनाने की जरूरत है जो कि ये नीति लागू होगी तो इसमें सभी मंत्रालय शामिल होंगे। इसमें कृषि मंत्रालय होगा, इसमें बाल विकास होगा, इसमें युवा मंत्रालय को शामिल करने की जरूरत है और इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये सब चीज़ों को अगर जोड़ना है तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ महिला और बाल विकास मंत्रालय, जिसका कि दर्जा भी अभी सिर्फ स्टेट मिनिस्ट्री का है, उस स्तर पर ये काम नहीं हो पाएगा। या तो फिर उसको कैबिनेट लेवल पर ले जाएं और एक पूरी भूमिका बनाई जाए जिसके जरिए इसको लागू किया जा सके। लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है,
खास तौर से ऐसे माहौल में जहां पर कि महिलाओं को पितृसत्तात्मक समाज के तहत जी। द्वय का दर्जा मिला हुआ है, जहां महिलाओं पर हिंसा लगातार हो रही है जी। और तमाम समस्याओं के जूझते हुए अगर हमें इसे करना है तो फिर विशेषतः कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ठीक। जिसके जरिए ये नीति लागू की जा सकेगी। वरना नीति तो अच्छी है, नीति पहले भी अच्छी थी। जी रंजना जी, आप रहें, मैं आता हूँ आपके पास। अमरजीत कौर साहिबा, आप इस नीति को एक तो किस रूप में देखती हैं, और अभी ये मसवदा है, अभी ये नीति बनी नहीं है, अभी इसके बारे में सुझाव भी मांगे हैं सरकार ने, और फिर इसको कॉम्प्रिहेंसिव बना करके बाद में लागू किया जाएगा। लेकिन जो ड्राफ्ट जारी किया है और उसमें जो मुद्दे मैंने अभी गिनाए, उससे आप कितना सहमत हैं? जो ड्राफ्ट जारी किया है हमने देखा नहीं, लेकिन आपने मुद्दे गिना दिए, उससे कुछ समझ में आता है, थोड़ी थोड़ी तस्वीर सामने आती है। मैं भी ये बात कहूँगी कि सवाल सिर्फ पॉलिसी होने का नहीं है, सवाल उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का कंटेंट उसमें होगा कि नहीं, जवाबदेही किसकी होगी, बजट्स कैसे निर्धारित होंगे, उस बजट्स के प्रावधान कैसे होंगे। और अगर हम आर्थिक मजबूती की बात करें तो प्रश्न ये भी उठता है कि उनको जो सुरक्षित रोज़गार जिनको बोलते हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, उसमें जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी जो महिलाओं के काम बढ़ रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र में है और इनडिसेंट वर्क है, वो डिसेंट वर्क नहीं है जहाँ वेजेस भी नहीं है। या आप ये देखिए कि जैसे हमारी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या आशा वर्कर्स हैं या मध्याह्न भोजन वाली हैं, उनको वर्कर का स्टेटस भी नहीं है, वो वॉलंटियर कहलाती हैं, उनको मिनिमम वेज भी नहीं है, इसलिए सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी नहीं है। तो उनका आप क्या करेंगे? जब हम सशक्तिकरण की बात करेंगे तो आर्थिक सशक्तिकरण तो रोज़गार से, लाइवलीहुड से, और किस किस्म का रोज़गार और लाइवलीहुड होगा। जैसे आपने जिक्र किया कि उनको कृषि क्षेत्र के अंदर किसानी में उनको गिना जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जब किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं और जो महिलाओं ने उस काम को आगे बढ़ाया उनको माना नहीं गया। पर इससे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब अब खेती संकट में है तो ऐसी संकट की स्थिति में पुरुष जब उस संकट से शहर में रोजगार के लिए पहुंचते हैं तो महिला को खेती में तब स्थान दिया जा रहा है जब खेती डूबने के कगार के ऊपर है। तो उसमें किस स्वरूप से खेती के अंदर उसको जगह मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। फिर आप राजनीतिक मजबूती की इस नीति से आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन 33% आरक्षण के लिए क्या किया जाएगा? हालांकि वो तो 50% कहना चाहिए जब पंचायत में और कॉरपोरेशंस में 50 की बात हो रही है। तो चलो, जो अभी तक नारा था 33%, उसके बारे में हम क्या करेंगे? और मेरा एक बहुत मैं सीधे कहना चाहती हूँ कि अगर एक्शंस जो गवर्नमेंट्स के हैं, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स की हैं, जो बजट्स गवर्नमेंट्स के हैं, इस नीति के जस्ट विरुद्ध जाएंगे, जैसे शिक्षा से उसको मजबूती आपने देनी है, तो शिक्षा के बजट्स का क्या हो रहा है? शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? कमर्शलाइजेशन क्यों हो रहा है? अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स देने की बात करें तो हेल्थ के भी कमर्शलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन होने के मुद्दे हैं। महिला को एम्पावर करना और एनेबलिंग एनवायरनमेंट, तो पीने के पानी के लिए जो आज वो उतना ही जूझ रही है जैसे पहले जूझ रही थी, तो जो उसको डायरेक्टली उसकी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं, उनमें सरकार क्या करेगी उससे तय होगा कि जो नीति बनाने का दिशा है उस दिशा की तरफ वो सचमुच आगे कैसे बढ़ रहे हैं। एक ही बात मैं और कह दूं, जब हम सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करते हैं तो उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि रूल ऑफ लॉ लागू रहेगा, या कि जैसे खाप पंचायत होती हैं या कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारे ऐसे एक्शंस किए जाते हैं जो महिला की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को, उसके फैसले लेने की स्वतंत्रता के ऊपर आघात करते हैं। तो उसको मजबूती देनी है तो सब तरीके से देनी है। तो इसलिए इस नीति को हम देखेंगे अच्छे से और अपनी सुझाव भी देंगे, सजेशंस भी इस पे देंगे। विशाखा सैलानी साहिबा, आपकी सरकार ने ये राष्ट्रीय महिला नीति का मसवदा जारी किया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी दोनों बहनों ने जो बात कही कि नीतियां तो पहले भी बनी थी, निश्चित तौर पे नीतियां पहले बनी थी और नीतियां तो बनती ही रहती हैं, लेकिन उन नीतियों को इम्प्लीमेंटेशन करना, उनको धरातल तक लेकर के जाना, उन योजनाओं को एक एक व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाना, जिसमें कि पहली जो बात है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पहली जो प्राथमिकता है वो महिलाओं के उत्थान के लिए, कि वो अधिक से अधिक महिलाएं पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ी हों, उसके लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उनकी बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसको धरातल तक चली गई है।
और इसके साथ ही साथ मुद्रा बैंक योजना, जिसमें अभी हमने जा करके कई लोगों ने फॉर्म भरे और उसका सीधा सीधा लाभ वो लोग उठा रहे हैं। मुद्रा बैंक योजनाओं के तहत जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल रूप में भी देखा कि कोई भी व्यक्ति जाए बैंक में और फॉर्म भरे, और जहाँ ना किसी गारंटर की आवश्यकता है न किसी और चीज़ की आवश्यकता है, केवल वो जाए फॉर्म भरे और अपना वो लॉन्ग सेंशन कराए। तो इस तरीके की योजनाएं हैं और लगातार निश्चित तौर पे जो हमारी जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार राज्यों को जो भी फंड अलॉट करती है, अब ये राज्यों का काम रह जाता है कि वो राज्य उसको निश्चित लेकिन तौर आप पे। इससे संतुष्ट हैं? आप इसमें कोई कमी नहीं देखती? इसमें कोई सुझाव नहीं देना चाहेंगी? नहीं, सुझाव मेरा यही है कि अभी जो हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय ने जो एक नई एक नीति बनाई है, उस नीति के तहत जो भी अभी महिलाएं बनी जो नहीं, अभी मसविदा जारी हुआ है। जी, तो उसमें निश्चित तौर पे जो महिलाएं, जैसे मैटरनिटी की बात है, उसमें उन महिलाओं को और छुट्टी बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको बढ़ाया जाए। ठीक। और भी जो स्वास्थ्य से संबंधित है, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता की जाए, जो कि लगातार हमारी सरकार उस ओर कदम बढ़ा रही है। जी, हमारे साथ इस वक्त किरण वालिया जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं और दिल्ली में बाल विकास और महिला मंत्री रह चुकी हैं। किरण वालिया जी, आप इस नई राष्ट्रीय महिला नीति के मसविदे को किस रूप में देखती हैं और कितना इससे संतुष्ट हैं? जनाब, फोकस पे लाने की कोशिश करी है, ये सराहनीय है। पर जैसे पहले हमारी वक्ता है कोई बोल रही थी कि इसको ज़मीनी तौर पर हम किस तरह से क्रियान्वित करें, हर नीतियों का मूल्यांकन और उसका किस तरह से क्रियान्वित होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब हमारे देश में ये जो सिंगल वुमन है, जो अकेली औरत की संख्या बहुत बड़ी भी है और एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, और विडोज़ का उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारा समाज उनको किस तरह से ट्रीट करता है। अगर हमारा समाज विडोज़ को इस दृष्टि से देखता है कि ये किसी दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, और हमको मालूम है कि वृंदावन में और सब जगह क्या कहानी है हमारे विडोज़ की, ये बहुत ही आज की सदी में दुख भरी बात है। और इस तरह से बहुत सी बातें हैं, कदम उठाए भी गए हैं, मगर वो कदम जो उठाए गए हैं और जो हमने उसमें से कुछ प्राप्त कर रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी खाई है। हमने पहली दफ़ा निराश्रित महिलाओं की पेंशन लगाई थी, उस समय मैं महिला मंत्री थी मिसेस दीक्षित की सरकार में, और मुझे एहसास हुआ कि कई औरतें आ रही हैं जो ना वृद्धा हैं और ना ही वो विडो हैं, और अगर वो वृद्धा भी नहीं हैं और वो विडो भी नहीं हैं, तो वो किसी भी श्रेणी में नहीं आ रही थी। तो हमने निराश्रित महिलाओं की पहली दफ़ा दिल्ली राज्य ने एक पेंशन लगाई, क्योंकि बहुत सी तो ऐसे लग रहा था अपने को कोस रही हैं कि वो विधवा क्यों नहीं है, ठीक, क्योंकि उनका पति उनको छोड़ के भागा हुआ है। और ऐसे इतनी औरतें हैं जिनको शराबी पुरुषों ने बुरी तरह बेहाल किया हुआ है। तो मैं आपकी मोदी जी की सरकार के का ध्यान इस मुद्दे की तरफ ज़रूर डलवाना चाहूँगी कि जो किसी श्रेणी में नहीं आती, उनकी तरफ ध्यान दें, जिनके उसका पति जिक्र शराबी है, हैं, उसका और जिक्र है वो इसमें किसी किरण श्रेणी में जी। अगर नहीं आएंगे तो उसका जी, अच्छा, उसका जिक्र किया गया है, एकल महिला का जिक्र किया। जी, बहुत अच्छी बात है, सेपरेटेड शेयरशिप। जी, अच्छा, एकल महिला जो सेपरेटेड वुमन है, जी। अब ये बेचारी बहुत, मैंने पहले ही कहा ये सराहनीय है जी। कि एक पॉलिसी में उसको पूरी तरह से उसको महत्व दिया गया, जी। एक बढ़ती हुई संख्या को महत्व दिया गया। मगर ये जो हमारे समाज को जब तक हम उसका समावेश नहीं करेंगे परिवर्तन में, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, खप पंचायतें हैं या हमारे आम लोग हैं, हमारे बच्चे के, अब लड़के की डेथ हो जाती है तो हम उस सास कैसे व्यवहार करती है, तो ये सारे जो समाज को इसके प्रति चेतना को विकसित करने का बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। कानून रह जाते हैं, बेचारियों को कानून ठीक का है। ज्ञान किरण जी नहीं आप होता। रहिए, मैं आता हूँ और आपके पास, इस तरह दोबारा की आता हूँ मैं बातें, आपके तो पास ये में। जी। कुर्बान जी, मैं जी, एक बात जी। कहना चाह रही थी। जी जी जी, बोले। कुर्बान जी, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि जो, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें कुछ टारगेटेड इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। जैसे शिक्षा में अगर मान लीजिए 51% सिर्फ अभी हमारे जो आंकड़े हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो शिक्षित
सिर्फ कखा और अर्थमेटिक नहीं, शिक्षित महिलाएं जो हैं, तो उस आंकड़े को हम कैसे 75% 80% तक ले जाएं। 10% अगर हम वर्क पार्टिसिपेशन रेट में बढ़ा देते हैं तो लगभग 68 मिलियन विमेन जो हैं वो आ जाएंगे। और जैसा कि अभी अमरजीत ने कहा कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में रहेंगी, तो हम किस तरह से फॉर्मल सेक्टर में भी औरतों की जो एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी करें। इसी तरह से हम लोग जेंडर बजटिंग की बात करते थे कि जब वो बात एकदम 2 साल से खत्म हो गई है एक तरह से। अरुण जेटली जी के किसी बजट में मुझे जेंडर बजटिंग की बात का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई पड़ा। जो टारगेटेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें महिलाओं को किस तरह से हम कुछ तो कहीं कहीं छूट दें और कहीं कहीं हम उनके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और फिर उसके अलावा जो एक अथॉरिटी बननी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या तो नीति आयोग में ही कुछ बने जिसमें कि एक पूरा का पूरा समूह हो काम करने वालों का, जो कि सिर्फ नीति के इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देंगे, वरना फिर ये डिक्लेरेशंस रह जाती हैं। डिक्लेरेशन इंटेंट होता है, लेकिन काम अगर होगा तभी ये जिंदगी महिलाओं की बदलेगी। जी अमरजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नारों के बियॉन्ड जाना होगा। जैसे हमारी बीजेपी की बहन ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे नारे आए हैं, बहुत से लोगों ने दिए हैं। वो क्वेश्चन नहीं है, या सिर्फ बैंक अकाउंट खोल देना क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आज मैं अखबार में पढ़ के चिंतित हो रही थी कि एक महिला बैंक तथाकथित खोला गया था, उसको मर्ज करने की बात आ रही है। तो आपने जो सिंबोलिज्म पिछली गवर्नमेंट ने किया उस सिंबोलिज्म को हटाएंगे और आप नया सिंबोलिज्म पैदा करेंगे, तो ये फिर सिंबोलिज्म की सियासत नहीं चलती रहनी चाहिए। पर 2 बात मैं ये कहना चाहती हूँ। ये अच्छी बात है कि एकल महिला को डील किया गया, लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट का जहाँ तक क्वेश्चन है, जब तक यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट नहीं होगा तो आज की डेट में 95% वुमेन जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से कि उसके फ़ायदों से बिल्कुल वंचित है। कानूनी तौर पे उनकी कवरेज ही नहीं है। तो सिर्फ जिनको मिल रहा है, सिर्फ उन्हीं के दिन बढ़ाते रहने से मजबूती नहीं आएगी। और एक चीज़ और, जो लेबर लॉज में चेंजेस हो रहे हैं वो महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से बाहर कर देंगे। तो ये क्रॉस पर्पसेस पे काम नहीं होना चाहिए कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री जो है वो कुछ रखे कि ये महिला नीति है और दूसरे जो विभाग हैं और डिपार्टमेंट उससे बिल्कुल काउंटर काम कर रहे हो। क्रॉस पर्पसेस पे हो रहा और सारा इसका बेनिफिट जो है वो मिलने की बजाय निरस्तता की तरफ हम बढ़ें, वो ठीक नहीं रहेगा। रंजना जी, इस प्रस्तावित नीति में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है, उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाने की बात कही गई है, राजनीतिक रूप से भी मजबूत बनाने की बात कही गई है। लेकिन जिसका जिक्र अमरजीत कौर ने शुरू में किया कि जो संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का मामला है उसका कोई जिक्र नहीं है। आप लोग एक लंबे समय से इसको लेकर के आंदोलन चलाती रही हैं। पंचायतों में जब आरक्षण की व्यवस्था है तो फिर संसद और विधानसभाओं में क्यों नहीं? बिल्कुल, 18 साल हो गए जब ये बिल लाया गया था और कितनी बार फाड़ा फेंका जा चुका है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अब स्थिति है कि राज्यसभा पास कर चुकी है और लोकसभा में बीजेपी की 2/3 बहुमत है। कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन कर रही है, लेफ्ट पार्टी समर्थन कर रही है। कुल मुश्किल से 3 या 4% ऐसे पार्टियों के सांसद हैं जो शायद इसका विरोध करेंगे। और ऐसे में एक बहानेबाजी चल रही है कि सर्वसम्मति नहीं बन रही है। महिला संगठनों ने कई बैठकें की, अभी पिछले महीने कुछ महीने पहले हमने रैली भी निकाली, हम लोग सारे सांसदों से मिल भी रहे हैं, ये सेशन भी निकल गया। क्या दिक्कत है उसको पेश करने में? अगर राज्यसभा से पास हुआ है तो वो बिल निरस्त तो हुआ नहीं है, बिल तो है, तो उसको सिर्फ लोकसभा में लाने की जरूरत। तो इंटेंट कहते हैं ना कि जो टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। अब जब आपने पकाया, प्रॉमिस तो आपने पूरे देश में घूम घूम के किया, मोदी जी ने किया, हर भाषण में कहा कि महिलाओं को हम का बिल पास करेंगे। उनके मैनिफेस्टो में लिखा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा, तो अब क्यों नहीं होता भाई? बल्कि 33% नहीं, अब तो जस्टिस की बात है, ये न्याय की बात है, आरक्षण की बात नहीं है, ये महिलाओं के प्रति न्याय की और नीति का जो लिटमस टेस्ट है वो बिल पास करने में है। जी, हमारे साथ विशाखा सैलानी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं। विशाखा जी, बहुत बुनियादी सवाल उठाया, बहुत वाजिब सवाल उठाया है रंजना जी ने। आपकी पार्टी या सरकार इस दिशा में क्यों नहीं प्रयास कर रही है, जो आपका चुनावी वायदा है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% तो कम से कम आरक्षण करें? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि अब तक इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है। निश्चित तौर पे राज्यसभा में भी अगर पास हुआ है बिल तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। उसके बाद लगातार जितने भी जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे जो नगर निगम के है वहाँ पे 50% जो आरक्षण दिया है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जिस राज्य में सरकार है वहाँ 50% नगर निगम के उन्होंने दिया है।
उसके साथ ही साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें अगर निर्णय लिया गया और उसको दिया 33%, अभी भी मैं आज दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ मेन टीम में, तो उसी की देन है कि संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण दिया है। तो निश्चित तौर पे ये सभी के प्रयासों का परिणाम है और लोकसभा में भी। लोकसभा में कब तक आएगा, देश ये जानना चाहता है। निश्चित तौर पे जल्दी ही उसको हम प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपनी पार्टी की तरफ से और माननीय मोदी जी से और जो हमारे स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन जी, उनसे, हमारी नेता हैं सुषमा स्वराज जी, सभी के प्रयासों से लगातार हम उस ओर अग्रसर हैं और निश्चित तौर पे जल्दी से जल्दी उसकी ओर प्रयास करेंगे। किरण वालिया जी, 10 साल आपका शासन रहा यूपीए का और आपको गठबंधन की सरकार थी, कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं थी। जो पार्टियां आपके समर्थन कर रही थीं वो बहुत छोटी पार्टियां थीं जो इस बिल का विरोध करती हैं। फिर आपको क्या दिक्कत पेश रही कि आप इसको पास नहीं करा सकी, और अब अगर बीजेपी कराएगी या उसको कराना चाहिए, इसके लिए कितना दबाव आप बनाएंगी? जनाब, हमारा दबाव रंजना जी जानती हैं सदा ही रहा। सोनिया जी खुद इसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं और ऑन रिकॉर्ड, और यहाँ पर सभी तरह के ये मामला राजनीतिक कम होने की बात है। मतलब जो पुरुष हैं वो समझते हैं कि हमारी सत्ता हमारे हाथ से जा रही है। अपनी अपनी पार्टियों में भी ज़्यादा महिलाओं को सीटें जब नहीं देते हैं तो वो पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से 33% लाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पुरुष के ऊपर किसी भी तरह से ये लगाम लगनी चाहिए और ये पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। ये एक मुद्दा है। दूसरी बात सशक्तिकरण की जहाँ तक की गई, मनरेगा के जो तनख्वाहें थी वो जो मिलना था उनको, वो भी उनको पूर्ति के लिए नहीं दिया गया। बहुत बड़ा गैप हुआ। केंद्रीय सरकार, मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाह रही हूँ, पर मोदी जी के समय में उनको पैसे नहीं मिले। ये बहुत दुख की बात है। और जब तक ये स्किल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, जो अफसर वहाँ पर बैठे हुए हैं वो उनको कुछ भी औरतों को समझाते नहीं हैं और उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो मैं शुरू में ही कह रही थी, कि क्रियान्वयन कैसे होगा, उसके ऊपर किस तरह से उसका मूल्यांकन रहेगा, निगरानी रहेगी। स्कीम्स आती हैं, स्कीम्स क्यों कम लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसी बहुत सी जो बातें हैं, उसके जो बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात कांग्रेस ने सबसे पहले उसके बेनिफिट्स की शुरू करी। खाद्य सुरक्षा नियम में औरत के नाम पे कार्ड बनेगा, औरत के नाम पे जाएगा। ये सारी बातें महत्वपूर्ण कदम उठे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे बहुत सी बातें जो मैं यहाँ पर चर्चा, कोई ये नहीं कि पार्टी के वो कर रही हूँ यहाँ पर प्रोपेगेंडा, मगर महिलाओं को महिलाओं के रूप में देखना पड़ेगा। ये नहीं कि भाजपा की या कांग्रेस की या उसकी महिलाएं अपने आप में किसी के चुन्नी के किनारे में आग लगती है, हम सबको महसूस होता है। और महिलाएं तो छोड़ो, बच्चों का क्या हाल हो रहा है। तो जो क्राइम रेट बढ़ रहा है जी महिलाओं के खिलाफ, उसके भी सुनवाई पुलिस के स्तर पर नहीं है। तो एक तरफ हम बड़ी बड़ी बातें करें, दूसरी तरफ हम पुलिस का दायित्व स्थापित ना कर पाए। और ये तो दिल्ली की बात है, रही पिछड़े इलाकों की और पिछड़े प्रांतों की, तो वहाँ क्या हाल मध्य प्रदेश। जी किरण जी, रहिए आप हमारे साथ। आपसे इसमें सारी जगह नजर दें। जी अमरजीत जी, आप कुछ कहना चाह रही थी महिला सशक्तिकरण पर? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस सहमत है, बीजेपी सहमत है, वामपक्ष सहमत है, और हम हमेशा कहते आए हैं कि आम सहमति बनाने के नाम पे बहुत सालों से इसको टाला गया है। और बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो जिसके ऊपर जनता विरोध कर रही होती है, वहाँ कोई आम सहमति नहीं बनती और लोकसभा में रख के और बहुमत की गिनती देख करके वो पास हो जाते हैं। तो इस बिल में असली बात यही है, जो बाद में हर कोई बोलने की कोशिश करता है कि कांग्रेस के विदिन, बीजेपी के विदिन कुछ पुरुष हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनकी सीट चली जाएगी। हम समझते हैं कि अगर नेशनल पॉलिसी ऑन वुमेन की बात हो रही है तो ये एक लिटमस टेस्ट है। ये टेस्ट ये है कि अगर सही मायने में हमें मानसिकता बदलनी है, गवर्नेंस से लेकर के पॉलिसी मेकिंग से लेकर के पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और बजट मेकिंग ऊपर से नीचे तक करनी है और समाज के लेवल पे भी करनी है, तो ये एक सीधा टेस्ट है कि उसको राजनीति परिप्रेक्ष्य में जहां फैसले होते हैं, असेंबली और पार्लियामेंट, बाकी दो जगह पे जो रिजर्वेशन मिली है वहां फैसले नहीं होते, फैसले ऊपर होते हैं जहां बजट मेकिंग भी होती है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क, लेजिस्लेशन मेकिंग और बजट मेकिंग जहाँ होती है, वहाँ महिलाओं को अगर देने के लिए तैयार हैं राजनीतिक पार्टियां,
तो ही हम समझेंगे कि इस नेशनल पॉलिसी ऑन वुमेन पे भी कोई सीरियसनेस है। ठीक। और इसीलिए इस पॉलिसी में लिखा जाना चाहिए कि ये करना है और जी। विद इन दिस पीरियड ठीक। करना है, ताकि ये फोर्स किया जा रंजना सके। जी, अभी आपने अपनी इस शुरुआती चर्चा में कहा कि पहले भी 2001 में नीति बनी थी और 15 साल उसको हो गए, लेकिन असली प्रॉब्लम, असली समस्या है इम्प्लीमेंटेशन की। तो अब ये जो नई राष्ट्रीय महिला नीति बनाई गई है, जिसका मसवदा जारी किया गया है, जाहिर है कि अभी इसको एडॉप्ट करने में और फिर इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लगेगा। इसके लिए कि जैसा आप चाहती हैं कि लेटर एंड स्पिरिट में ये लागू हो, तो क्या सुझाव हैं आपके, बहुत संक्षेप में? देखिए, सबसे पहले तो चर्चा होनी चाहिए। आज ही मैं प्रीति मदान से मिली थी और ये सेक्रेटरी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वहाँ, जिनके उसमें विभाग में सब चल रहा है, तो उसमें ये निश्चित तौर पर है कि चर्चा होनी चाहिए। महिला संगठनों से कोई बातचीत ही नहीं हुई है, तो कम से कम सुझाव लिए जाने चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाने चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ महिला संगठनों पर, लेकिन हम लोग की अपनी राय है और इतने सालों से काम कर रहे हैं तो व्यवहारिक अनुभव भी है। और दूसरी चीज़ ये कि नीति के साथ साथ नीति के लिए को लागू करने के लिए एक एम्पावरमेंट मिशन बने, एक कोई न कोई तरह का आयोग बने, कोई न कोई तरह का एक पूरा ढांचा तैयार किया जाए जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्यों के स्तर पर इसको लागू करे। और पहली कंसल्टेशन, दूसरा इसके लिए कोई न कोई एक हमारे पास ढांचा होना चाहिए। और तीसरी बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तमाम बातें खाली रह जाती है, ना तकदीर बदलती है ना तदबीर बदलती है, क्योंकि उसके साथ कोई साधन जोड़ते ही नहीं है। ठीक है। अब तमाम कानून पास हो गए ना, तो उनके साथ कोई साधन चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ उसके लिए बजटिंग का प्रावधान हर बजट के साथ करते चलेंगे, तभी जाके नीति लागू हो पाएगी। ठीक है। विशाखा जी, बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त कम है जी। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि जो बात कही है ये तो कल ही इस बात का निर्णय हुआ है और कल ही वेबसाइट पे महिला बाल कल्याण मंत्रालय की तरफ से वो पूरी वेबसाइट पे वो विषय डाल दिया गया है कि जो जो अपने सुझाव देना चाहते हैं वो अपने सुझाव दे सकते हैं। और बहुत सारे सुझाव उस वेबसाइट पे आए भी हैं, मैंने खुद देखे हैं आज उस पर। इसके साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के लिए आपने देखा होगा कि जो लगातार स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जिसको कि प्रत्येक बैंक को उन्होंने टारगेट किया है कि एक बैंक कम से कम 2 लोगों को जरूर ऐसे लोगों को, SC ST हो गए, महिलाएं हो गई विशेष रूप से, उनके लिए उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के लिए उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा सैलानी, अमरजीत कौर, रंजना कुमारी साहिबा और किरण वालिया जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो नई राष्ट्रीय महिला नीति जारी की है उससे आने वाले दिनों में न सिर्फ महिलाओं की तकदीर बदलेगी, बल्कि वो देश को सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में भी सक्षम हो सकेंगी। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।